नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से बाय फाइंड करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं एफओबी कोटेशन की। दोस्तों, जब भी आप इनको टर्म्स की बात करेंगे, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स की बात करेंगे, तो मेजरली लोग बोलते हैं कि 11 टर्म्स है। मतलब ये लिखा हुआ है, किताबों में भी है, कई सारी जगह आपको जानकारी इसकी मिलती होगी कि 11 टर्म्स के ऊपर काम किया जाता है, जिसमें एक्स वर्क्स हो जाता है, एफसीए है, एफओबी है, C&F है, CIF है, DDP है। तो ऐसे करके करीब करीब 11 इनको टर्म्स है। बट उनमें से सबसे फेवरेबल जो टर्म्स है अगर एक्सपोर्टर के हिसाब से देखी जाए तो वो है एफओबी। एफओबी के ऊपर काम करना बहुत इजी रहता है। आप एक्स वर्क्स करें, CIF करें, DDP करें, एफओबी करें, जो भी आप टर्म्स करें 11 टर्म्स में से, पर जो आपका शिपिंग बिल फाइल होगा उसमें 3 ही टर्म्स मेंशन हो सकती है, वो है आपकी एफओबी, C&F एंड CIF। बस इन 3 टर्म्स के अलावा किसी भी टर्म्स के ऊपर काम शिपिंग बिल में तो फाइल नहीं होता है। आप जनरली अगर एक्स वर्क्स भी करते हैं, बायर आपसे जरूर फैक्ट्री तक की प्राइस ले सकता है, बट आपका जो शिपिंग बिल फाइल होगा वो एफओबी बेसिस पे ही फाइल होगा। आपका ही डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारे आपके ही डॉक्यूमेंट से आगे का कस्टम क्लियरेंस वगैरह होगा, चाहे बायर उसका पेमेंट कर दे। तो जो शिपिंग बिल होता है वो एफओबी, C&F, CIF के अलावा किसी अलग टर्म्स के ऊपर उसमें मेंशन नहीं किया जाता है। ओनली ये 3 ही टर्म्स उसके अंदर मेंशन होती है, और सबसे अच्छी टर्म जो मेरे हिसाब से है वो है एफओबी। अब हम बात करते हैं कि एफओबी में अगर आपको बायर को प्राइस देनी है तो किस तरीके से आपको प्राइस देनी रहेगी, क्योंकि जनरली जो भी बायर आपसे बात करता है या तो वो एफओबी प्राइस मांगता है या CIF प्राइस आपसे मांगता है। बस 2 ही टर्म्स के ऊपर ज़्यादातर काम होता है। बाकी टर्म्स 1% में आती है, जिसमें कोई एक्स वर्क्स बोल देता है या DDP बोल देता है। DDP में काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो इसलिए आप जनरली जब भी काम करें या तो एफओबी करें या CIF करें। अब बायर जब भी आपसे एफओबी प्राइस मांगे तो सिंपली आपको एक कोटेशन बना के बायर को देना होता है, क्योंकि आप ढूंढेंगे खुद बायर को, तो आपको भी बायर से पूछ लेना है कि भाई आपको प्राइस एफओबी चाहिए या CIF चाहिए। अगर बायर CIF बोलता है तो CIF प्राइस देनी है, अगर बायर बोलता है एफओबी तो एफओबी प्राइस देनी है। अब हम बात करते हैं एफओबी कोटेशन बनाना कैसे, एफओबी में प्राइस कैसे देनी होती है, किस तरीके से क्या क्या चीजें हमें एफओबी में ऐड करनी होती है। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एफओबी का मतलब जनरल भाषा में अगर समझा जाए तो लोगों को तो ये तो समझ में आता है कि भाई पोर्ट तक डिलीवरी। अब उनको कई बार ये लगता है, क्योंकि ये बार हमने प्रैक्टिकली देखा है कई लोगों से कंफ्यूजन होते हुए, वो एफसीए जो डिलीवरी होता है उसको एफओबी समझ लेते हैं। उनको लगता है पोर्ट तक डिलीवरी मतलब पोर्ट के बाहर तक डिलीवरी। तो इस तरीके से काम नहीं होता है। पोर्ट के बाहर तक की डिलीवरी को एफसीए बोला जाता है। अगर आप डॉक्यूमेंट में एफओबी लिख रहे हैं, इसका मतलब आपको कस्टम के चार्जेस भी आपको पे करने हैं और वहां के लोकल फॉरवर्डर के चार्जेस भी आपको पे करने हैं, चाहे बायर ने वो कंटेनर बुक किया हो। तो कई लोग पोर्ट में जो लगते हैं कॉस्टिंग, जैसे एक 20 फीट कंटेनर के लिए जनरली अगर देखा जाए तो 30 से 35 हज़ार रुपए का खर्चा आता है, तो लोग बाग उस खर्चे को जोड़ना भूल जाते हैं। उन्हें लगता है सिर्फ पोर्ट के बाहर तक की डिलीवरी का मतलब एफओबी होता है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करना, इससे आपको काफी सारा नुकसान हो सकता है। 40-45 हज़ार रुपए आपके एक कंटेनर में जो है इसमें लॉस लग सकता है। तो जनरली जब भी आप एफओबी का कोटेशन बनाएं, उसका मतलब यह है कि आप सबसे पहले जब भी आप एफओबी बायर को देने वाले होते हैं तो उससे पहले आप मटेरियल कॉस्ट ऐड करेंगे, उसके बाद आप जो उस मटेरियल की पैकेजिंग कॉस्ट ऐड करेंगे। पैकेजिंग कॉस्ट ऐड होने के बाद आप उस मटेरियल की लोडिंग कॉस्ट ऐड करेंगे, मतलब आपको गाड़ी में लोड करना होता है। लोडिंग कॉस्ट ऐड करने के बाद अब 2 तरीके से शिपमेंट होता है, एक डॉक स्टफिंग, एक फैक्ट्री स्टफिंग का। अगर फैक्ट्री स्टफिंग है, गाड़ी आपकी फैक्ट्री पे आती है, मतलब कंटेनर को लेके अगर गाड़ी आपकी फैक्ट्री आती है तो आपको आने का और जाने का वापस, तो वो दोनों कोटेशन आपको जोड़ने। अगर नहीं, आपका जैसे डॉक स्टफिंग है, आपका पोर्ट पे स्टफिंग होता है, तो आपको मटेरियल अपनी फैक्ट्री से डिस्पैच करना होता है पोर्ट के लिए, तो आपको ये वाला ट्रांसपोर्टेशन, एक साइड का ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें जोड़ लेना है। तो आपका क्या हो गया, मटेरियल कॉस्ट हो गया, उसके बाद आपका पैकेजिंग हो गया, उसके बाद लोडिंग हो गया। लोडिंग के साथ साथ आप मार्जिन यहाँ पे ऐड कर लें, जो भी आपका मार्जिन है 10%, 20%, जो भी आप रखते हैं मार्जिन ऐड कर लें। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आप ऐड कर लें। ट्रांसपोर्टेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आता है कस्टम का। तो कस्टम क्लियरेंस के अंदर जो भी चार्जेस लगते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब कस्टम क्लियरेंस के लिए चार्जेस कैसे पता करेंगे, जब भी बायर को प्राइस देनी होती है उससे पहले पोर्ट पे एक CHA अपॉइंट किया जाता है, कस्टम हाउस एजेंट। तो जो CHA रहेगा आपका, आपको उससे पूछना है कि भाई मेरा ये मटेरियल है, एक परफॉर्मा इनवॉइस आप बनाओ, परफॉर्मा इनवॉइस बना के उसको दे दो। परफॉर्मा इनवॉइस के बिहाफ पे आपका CHA जो है उसका कोटेशन बना के आपको देगा कि उसके कितने कितने खर्चे आपको लगेंगे।
तो जो सबसे मेजर खर्चा होता है कस्टम क्लियरेंस कराते टाइम पे वो होता है आपका सीएफएस का, कंटेनर फ्रेट स्टेशन का, मतलब एक तरीके का वेयर हाउस, एक तरीके के यार्ड, जहां पे आपका मटेरियल सबसे पहले जाके थोड़े टाइम के लिए वहां पे रखा जाता है। रखने के बाद वहीं आपका कस्टम होता है, वहीं कंटेनर स्टफिंग होता है, बाकी जो भी प्रोसीजर होते हैं सब वहीं होते हैं। तो सीएफएस क्या होते हैं? सीएफएस एक तरीके के प्राइवेट यार्ड होते हैं, मतलब पोर्ट के ऊपर पोर्ट होता है, टर्मिनल होता है। तो एक पहले पार्ट सीएफएस का आता है, उसके बाद टर्मिनल का आता है, टर्मिनल के बाद सी साइड चालू हो जाता है जहां से वेसल पे लोडिंग चालू हो जाती है। तो जो सीएफएस एरिया होता है, इस सीएफएस के अंदर ही आपके सीएचए काम करते हैं। अब सीएफएस जो है अलग अलग प्राइवेट कंपनीज ने ऑन किए होते हैं, जैसे एक सीएफएस है वो किसी और कंपनी का, दूसरा सीएफएस किसी और कंपनी का, तीसरा सीएफएस किसी और कंपनी का। ऐसे पोर्ट पे बहुत बड़ा एरिया होता है जो वेयर हाउसिंग करने के काम आता है, जहां पे सबसे पहले मटेरियल रखा जाता है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट में भी होता है। तो पहले सीएफएस में, टर्मिनल के बाद सीएफएस में मटेरियल आता है, कस्टम होने के बाद ही बाहर जाता है। तो इस तरीके से आपको कस्टम कराना होता है, तो मटेरियल सीएफएस के अंदर ही पहुंचाना होता है। उन्हीं सीएफएस में अलग अलग सीएफएस के अंदर सब अलग अलग सीएचए काम करते हैं। अब आपको किस सीएफएस के अंदर मटेरियल पहुंचाना है वो आपको आपका सीएचए बताएगा, कस्टम हाउस एजेंट। वो जिस भी सीएफएस के अंदर सर्विसेज ले रहा है या आपको जहां पे कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, उसी जगह पे आपको कार्गो भेजना होता है। तो उस सीएफएस के भी चार्ज आपसे लिए जाते हैं, कंटेनर फ्रेट स्टेशन। तो एक 20 फीटर कंटेनर के लिए 6000 7000 तक सीएफएस के चार्जेस होते हैं। उसके बाद आपको कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। कस्टम क्लियरेंस में जनरली 2-3 हज़ार रुपए का चार्जेज आपको लगता है। उसके बाद आपका अगर फ्यूमिगेशन होना है तो फ्यूमिगेशन भी वहीं कराया जाएगा, वेयर हाउस के अंदर फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। पाइथो सैनिटरी सर्टिफिकेट, कोई सैम्पलिंग होनी है, एफएसएसआई की सैम्पलिंग होनी है, पाइथो की सैम्पलिंग होनी है, तो वो सब वहीं करा के आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ में बफर एग्जामिनेशन वगैरह कराया जाता है, तो वो भी आपका पोर्ट पे ही होता है। या कोई भी किसी भी तरीके का और दूसरा काम रहेगा, जो भी सर्टिफिकेशन वगैरह रहेंगे या रजिस्ट्रेशन रहेंगे या डॉक्यूमेंटेशन रहेगा या कोई भी प्रोसीजर रहेगा, वो सब आपका जनरली पहले तो सीएफएस में होता है। और ये सारा काम आपको एक कस्टम हाउस एजेंट करके देता है, और सीएफएस के चार्जेस वगैरह सब चार्जेस वो है आपको जोड़ के देता है, और उसके बाद आपको उसका पेमेंट करना होता है, तब जाके आपको जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो सीएचए आपको कुरियर करता है। तो इस तरीके से सीएफएस के ऊपर आपके कस्टम क्लियरिंग के चार्जेस हो जाते हैं, सीएफएस के चार्जेस हो जाते हैं, कंटेनर लिफ्ट ऑफ लिफ्ट ऑन के चार्ज होते हैं। सपोज करो आपका कंटेनर जो है एक सीएफएस में अवेलेबल नहीं है, वो किसी दूसरे सीएफएस से पिकअप करके लाना पड़ेगा। आपने जिस भी शिपिंग लाइन की बुकिंग ली है उसका कंटेनर जो है एम्प्टी कंटेनर आपके सीएफएस में अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर सीएचए उसको अरेंज करता है कहीं दूसरे सीएफएस से, तो वहां से लिफ्ट ऑफ करके लाना और यहां पे रखना, ये सारी चीजें आपका सीएचए आपको अरेंज करा के देता है। तो खाली कंटेनर अरेंज कराना भी सीएचए की जिम्मेदारी होती है। अगर वो किसी और सीएफएस से कंटेनर लाके आपका मटेरियल स्टफ करता है तो उसका भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया जाता है। 2000 से 2500 रुपए लिफ्ट ऑफ लिफ्ट ऑन के चार्जेस उसमें होते हैं, लो चार्जेस इनको बोला जाता है। तो इस तरीके से आपके कस्टम के चार्जेस हो जाते हैं। ये सारे चार्जेस आपको एक सीएफएस में सीएचए प्रोवाइड कराता है। सिमिलरली अगर आप इंपोर्ट भी करते हैं तो इंपोर्ट के केस में भी आपको जो है सीएचए सारे चार्जेस देगा कि सीएफएस के क्या चार्ज लगे हैं, यहाँ पे कस्टम के क्या चार्ज लगे हैं, ड्यूटी कितनी लगी है, इंपोर्ट टैक्स कितना है, जीएसटी कितना है, ये सारे चार्जेस आपको सीएचए देता है। साथ में अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसी टाइम पे सीएचए आपको कस्टम के चार्जेस, सर्विस चार्जेस, फ्यूमिगेशन, पाइथो या जो भी सर्विसेज उसने प्रोवाइड करी उन सब के चार्जेस आपको आपका सीएचए देता है। अब कई लोगों को ये लगता है कि भाई चलो सीएचए कस्टम तो हमें ही कराना है एफओबी में, यहाँ तक कि हमें चार्जेस ऐड करने होते हैं, पर कई लोग ये चीज छोड़ जाते हैं कि एफओबी के अंदर बायर का जो एजेंट है जो हमें कंटेनर प्रोवाइड करा रहा है उसके भी चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। उसको बोलते हैं लोकल फ्रेट फॉरवर्डर चार्जेस। तो लोकल फ्रेट फॉरवर्डिंग के जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक्सपोर्टर को ही पे करने पड़ते हैं, चाहे डिलीवरी एफओबी हो चाहे डिलीवरी सीएफओ, जनरल केस में आपको ही पे करना है हमेशा। तो एफओबी के अंदर आपको लोकल फ्रेट फॉरवर्डिंग चार्जेस भी ऐड करने पड़ते हैं, जिसके अंदर टर्मिनल के हैंडलिंग चार्जेस, मैंने बताया आपको सीएफएस और टर्मिनल जो पोर्ट है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक सीएफएस एक टर्मिनल। सीएफएस वेयर हाउसिंग होती है, उसके बाद टर्मिनल से डायरेक्टली लोडिंग का काम किया जाता है वेसल के ऊपर। तो टर्मिनल पे जो हैंडलिंग होती है आपके मटेरियल की, वहां से जैसे वेसल 3-4 दिन बाद लगना है तो उसको अरेंज करना रो के अंदर जहां पे उसको शिप के ऊपर लोड किया जाएगा, तो उसकी हैंडलिंग वगैरह करना, फिर शिप के ऊपर लोड करना, तो इसके भी चार्जेस आपसे चार्ज किए जाते हैं। एक 20 फीट कंटेनर के लिए 11 से 15,000 रुपए तक का चार्ज आता है, और एक 40 फीट कंटेनर के लिए 21 से 22,000 रुपए या 24,000 रुपए तक भी आपको चार्ज देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपके टीएससी के चार्जेस होते हैं। उसके बाद सील चार्ज होता है, जो एक कंटेनर होता है उसके पीछे एक सील लगाई जाती है जिसको बोलते हैं आपका शिपिंग लाइन की सील या लाइनर सील, तो उस सील के भी आपसे 500-600 रुपए चार्ज किए जाते हैं। उसके बाद आपका होता है बिल ऑफ लेडिंग का चार्जेस, बीएल जो बनती है आपकी जो शिपिंग का डॉक्यूमेंट होता है उसके भी 4200 से लेके 5,000 रुपए 6,000 रुपए तक भी अभी बीएल के चार्ज आने लगे हैं। तो ये सारे चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। एमयूसी होता है,
ENS होता है, तो काफ़ी सारे चार्जेस जो है आपसे पोर्ट पे लिए जाते हैं, जो कि एज अ लोकल फ्री फूडिंग चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब कॉस्टिंग आपको पहले से पता होना चाहिए। इन कॉस्टिंग को पता करने के लिए जनरली आपको पहले CHA से कॉन्टैक्ट करना है, फॉरवर्डर से कॉन्टैक्ट करना है, फिर वो आपको ये चार्जेस बना के निकाल के देगा। जब ये सारे चार्जेस आप निकाल लें, उसके बाद जनरली सारे चार्जेस को INR में देख लें आप, फिर INR के बाद उनको कन्वर्ट करें डॉलर के अंदर, यूरो के अंदर, GBP के अंदर, जिस भी करेंसी में आप डील कर रहे हैं उसमें कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के बाद बायर को फिर वो प्राइस आपको दे देनी है। अब वो पर पीस में देनी है, पर किलोग्राम देनी है, या पर बॉक्सेस देनी है, या पर टन देनी है, तो जैसा भी आप देना चाहें वैसे आप प्राइस उसकी दे सकते हैं। तो इस तरीके से फिर आप FOB की प्राइस बायर को दे देते हैं और इस तरीके से आपका FOB का क्वेश्चन पूरा होता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं कि इंडिया से किस तरीके से एक्सपोर्ट करें, किस तरीके से इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे और किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर बनाया जाता है, हम किस तरीके से बायर बनाते हैं। मैं राजस्थान कोटा जिले से हूं। अगर आप कोटा में हैं तो आप 3 दिन का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप कोटा राजस्थान से बाहर हैं तो आप 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आप हमें स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिस पे हम लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड अपडेट्स आपको डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।